हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल स्टूडेंट 2022। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? शायद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए कक्षा 12वीं का फिजिक्स, जो कि मोस्ट टाइम पे होने वाला है दोस्तों। और एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स कराने वाले हूँ, यहाँ पर चैप्टर 1 से लेकर के जितने भी आपके चैप्टर बनते हैं, 12 से 13 चैप्टर, उन सभी चैप्टर को मैं कवर करूँगा दोस्तों। और एक एक पॉइंट भी नोट कराऊँगा, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। दोस्तों, मैं एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो होने वाला है, जितनी भी हमारी परिभाषाएं बनने वाली हैं और डेरिवेशन बनने वाले हैं, मैं उन परिभाषाओं को आपको रटवाऊंगा नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से याद कराऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, जिससे कि आपका कुछ भी छूटने वाला ना रहे। ठीक है दोस्तों। और डेरिवेशन को मैं चुटकियों में बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से डेरिवेशन जो हार्ड लगता है, आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। यहाँ पर कक्षा 12वीं का फिजिक्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारा चैप्टर 1 हो जाता है, वो हो जाता है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। तो यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग जो हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है हमारी स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान से समझना कि स्थिर माने देखते हैं कि स्थिर माने होता है रुका हुआ। ठीक है दोस्तों। और वैद्युतिकी माने होता है आवेश, अर्थात रुके हुए आवेश का अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अगर हम सही भाषा में बात करें तो हो जाएगा हमारा भौतिकी की वह शाखा, जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर होता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी नोट्स बनाना है, जिससे कि जब आपका बोर्ड एग्जाम हो तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने स्थिर वैद्युतिकी को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है कि यहाँ पर स्थिर माने होता है रुका हुआ और वैद्युतिकी माने होता है आवेश, अर्थात रुके हुए आवेश का अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारा वैद्युत आवेश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वैद्युत आवेश है किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। अगर हम बात करते हैं वैद्युत आवेश क्यू बराबर, तो क्यू बराबर होता है यानी दोस्तों, जहां एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉनों का आवेश, जिसका मान दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आपने देखा कि जो हमारे वैद्युत आवेश होते हैं, वो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाते हैं। आपने बचपन में देखा होगा, जब आप स्कूल टाइम में जाते होंगे, तो वहाँ पर आपने छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को हाथों में लेकर के और कलम को अपने सिर के बालों पर रगड़ करके देखते होंगे कि कागज़ का टुकड़ा बहुत ही आसानी से कलम की ओर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह कागज का टुकड़ा कलम की ओर आकर्षित होने लगता है दोस्तों। यहाँ पर हम नोट की बात करेंगे दोस्तों कि सर्वप्रथम थेल्स ने बताया था कि अंबर नामक पदार्थ को जानवर के खाल पर रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपने इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। हो जाता है इसी को, इस नियम को, इस आवेश का, इस नियम को आवेशों का क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं आवेशों के प्रकार पर। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आवेशों का प्रकार होता है, ये एक विद्वान थे, विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं की घर्षण से दो तरह के आवेश प्राप्त होते हैं, जिन्हें अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया। ठीक है दोस्तों। तो ये जो आवेश था, आवेश को जो है विलियम गिलबर्ट ने वस्तुओं की घर्षण से, जब वस्तुओं को रगड़ा तो वहाँ से आवेश उत्पन्न हुआ। तो एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उन्होंने इसी आवेश को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दे दिया। वैद्युत आवेश दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। तो दोस्तों, जो धनावेश होता है वह प्रोटॉन के पास होता है, और जो ऋणावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है। ठीक है दोस्तों। आशा करते होंगे कि आपको ये
आवेशों के प्रकार भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके देखेंगे कि धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर धनावेश है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। जहां पर दोस्तों जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी उस पदार्थ को हम धनावेश कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा धनावेश का एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ऋणावेश, जिसे हम अंग्रेजी में निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि एवोनाइट की छड़ को फर पर रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ये ऋणावेश का एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों कि जब हम एवोनाइट की छड़ को फर नामक एक पदार्थ होता है दोस्तों, जब हम उस पर रगड़ते हैं तो एवोनाइट की जो छड़ होती है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण एवोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो हमने जाना दोस्तों कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हमारा धनावेश होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो हमारा क्या होगा, ऋणावेश होगा। अब हम यहाँ पर नोट आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखना दोस्तों यहाँ पर, कि अगर दोनों समान प्रकृति को हों अर्थात दोनों धनावेश हैं तो उनके मध्य जो बल लगेगा दोस्तों वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों यहाँ पर चाहे प्लस हों चाहे माइनस हों, अगर उनकी प्रकृति दोस्तों समान है तो वहाँ पर हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। और अगर यहाँ पर एक धनावेश तथा दूसरा ऋणावेश होगा तो उनका जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा, अर्थात ये विपरीत प्रकृति के होंगे तो उनकी मध्य जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। समान प्रकृति के आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तथा जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इसको बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों, ताकि आप लोगों को जब आगे डेरिवेशन कराया जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगर समान प्रकृति रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, अगर विपरीत प्रकृति रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण बल। ठीक है दोस्तों यहाँ पर आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक एमकेएस पद्धति में दोस्तों एम्पियर सेकंड होता है। आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो फैराड होता है, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। ये फ्रैंकलिन के विद्वान थे जो, उन्हीं के नाम पर ये छोटा मात्रक बताया गया है दोस्तों। ठीक है, और आवेश की जो बीमा हो जाती है दोस्तों वो हो जाती है एटी। क्या हो जाती है, एटी। क्यों, क्योंकि I बराबर Q अपान टी और Q बराबर IT होता है दोस्तों, तो इसकी जो बीमा हो जाती है वो 80 हो जाती है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं तक रखता हूँ। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप घर बैठे, बिल्कुल मैं कहता हूँ जो मैंने वादा किया है आपसे कि बिल्कुल घर बैठे आप कक्षा 12वीं का फिजिक्स चैप्टर 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर आपके बनते हैं उन सभी चैप्टरों को मैं कवर करूंगा दोस्तों, और आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो दोस्तों। तो चलिए कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।